मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार साथियों, तो आज का ये वीडियो जो है एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीएससी और यूपीएसएससी, उनके लिए ये नर्सिंग से क्वेश्चन है कि शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना कहलाता है। तो क्या है? मेटाजिनेसिस, होम्योस्टेसिस, पेरिस्टाल्सिस और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर है कि शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना कहलाता है होम्योस्टेसिस। दूसरा क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, यानी कि स्किन त्वचा, वृक्क यानी किडनी, यकृत यानी लीवर और डी है हृदय यानी हार्ट। तो इसमें राइट आंसर रहेगा त्वचा यानी स्किन। शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। नंबर 3 पे है कि त्वचा का उद्भव यानी कि ओरिजिन होता है एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मीसोडर्म से, एक्टोमीसोडर्म से। तो इसमें राइट आंसर है डी एक्टोमीसोडर्म, यानी कि त्वचा का उद्भव यानी ओरिजिन होता है एक्टोमीसोडर्म से। अब नंबर 4 पे चलते हैं। एपिडर्मिस की मोटाई सर्वाधिक होती है हथेली, पाम व तलवों यानी सोल पर, बी कॉर्निया में, सी आँख की कंजक्टिवा में या डी उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर है कि एपिडर्मिस की मोटाई सर्वाधिक होती है हथेली यानी कि पाम व तलवों यानी सोल पर। तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है। चलते हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे क्या है? तीव्र विभाजन की क्षमता पाई जाती है स्ट्रेटम माइलपीगी में, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम में, स्ट्रेटम कार्डियम में, स्ट्रेटम स्टाइनोसम में। तो इसमें राइट आंसर है स्ट्रेटम माइलपीगी में। तो तीव्र विभाजन की क्षमता पाई जाती है स्ट्रेटम माइलपीगी में। नंबर 6 पे है वर्णकी कोशिकाएं यानी कि पिगमेंटेड सेल्स कौन सी परत में पाई जाती हैं? और ऑप्शन दिए गए हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम जर्मिनेटम और डर्मिस। तो राइट आंसर है सी स्ट्रेटम जर्मिनेटम, यानी कि वर्णकी कोशिकाएं पिगमेंटेड सेल्स कौन सी परत में पाई जाती हैं? स्ट्रेटम जर्मिनेटम। और नंबर 7 है जंतुओं में रंग बदलने की क्रिया कहलाती है मेटामॉर्फोसिस, मेटाक्रोसिस, मेटाजिनोसिस और मेटाबॉलिज्म। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें राइट आंसर है मेटाक्रोसिस, यानी कि जंतुओं में रंग बदलने की क्रिया कहलाती है मेटाक्रोसिस। नंबर 8 पे है केराटिन है क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन। तो इसमें राइट आंसर है स्क्लेरोप्रोटीन, यानी कि केराटिन है स्क्लेरोप्रोटीन। और नंबर 9 पे है डर्मिस का उद्भव किस जनन स्तर द्वारा होता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोमीसोडर्म। तो इसमें राइट आंसर है मीसोडर्म, यानी कि डर्मिस का उद्भव किस जनन स्तर पर होता है? तो वो है मीसोडर्म।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डर्मिस अधिक मोटा होता है ग्रीवा के पश्च भाग में, हथेली यानी कि पाम में, तलवों यानी कि सोल में, और डी है उपरोक्त सभी में। तो डर्मिस अधिक मोटा होता है उपरोक्त सभी में, यानी कि नेक पे भी, पाम पर भी, सोल पर भी, यानी उपरोक्त सभी में। इसमें डी ऑप्शन सही है। नंबर 11 पे चलते हैं, एपिडर्मिस की मोटाई सबसे कम होती है। एपिडर्मिस की मोटाई सबसे कम कहाँ होती है? कॉर्निया में, ग्रीवा में, अंगुलियों के सिरों पर, या उपरोक्त सभी में। तो एपिडर्मिस की मोटाई सबसे कम होती है, वो आंसर सही है ए, कॉर्निया में। 12 नंबर पे है, डर्मिस एपिडर्मिस की तुलना में आधी होती है, 1/4 होती है, 2 से 3 गुना होती है, 4 गुना होती है। तो इसमें राइट आंसर है कि डर्मिस एपिडर्मिस की तुलना में 2 से 3 गुना होती है। इसमें सी ऑप्शन सही है। नंबर 13 पे है कि कई देशों के व्यक्ति काले होते हैं क्योंकि इनमें मेलेनिन की अधिकता पाई जाती है, इनमें MCH का अतिस्रावण होता है, इनमें मेलेनिन अधिक गहरा होता है, अथवा उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है कि कई देशों के व्यक्ति काले होते हैं क्योंकि इसमें आंसर जो है उपरोक्त सभी रहेगा, यानी कि कई देशों के व्यक्ति काले होते हैं। उनमें ये तीनों ऑप्शन यूज में रहेंगे। कौन कौन से? कि इनमें मेलेनिन की अधिकता पाई जाती है, इनमें MCH का अतिस्रावण होता है, इनमें मेलेनिन अधिक गहरा होता है। अब चलते हैं नंबर 14 पे कि त्वचा में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले स्वेदांग हैं। नंबर 1 पर पीड़ाग्राही, बी फ्रिजडोरिसेप्टर, सी मिशनर्स कणिकाएं, और डी है पेलिनियन कणिकाएं। तो त्वचा में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले स्वेदांग हैं पीड़ाग्राही, ए पीड़ाग्राही। नंबर 15 वसीय अस्तर यानी कि एडिपोज लेयर के कार्य हैं बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना, बी तापरोधन, सी खाद्य संग्रहण, और डी है उपरोक्त सभी। तो वसीय अस्तर यानी कि एडिपोज लेयर के कार्य हैं उपरोक्त सभी। सभी में क्या है? बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना, तापरोधन और खाद्य संग्रहण। ये तीनों ऑप्शन सही, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। और नंबर 16 पे है कि मनुष्य के स्वेद यानी कि श्वेत में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्त पर आक्रमण करता है? सेलुलोज, एमाइलेज, लाइसोजाइम या लाइपेज। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है लाइसोजाइम। तो ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि मनुष्य में स्वेद यानी कि स्वेट में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्त पर आक्रमण करता है। तो सी आंसर लाइसोजाइम सही रहेगा। 17 नंबर पे है कि मनुष्य में सीबेसियस ग्रंथियों व स्वेद ग्रंथियों के स्रावण द्वारा त्वचा की pH हो जाती है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8 या 8 से 9। तो इसमें ए ऑप्शन सही है 3 से 5। मनुष्य में सीबेसियस ग्रंथियों व स्वेद ग्रंथियों के स्रावण द्वारा त्वचा की pH 3 से 5 हो जाती है। अब नंबर 18 पे है त्वचा को हरफन मौला यानी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, शरीर को आकृति प्रदान करती है, अनेक कार्यों का संपादन करती है या उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन सही है कि वो अनेक कार्यों का संपादन करती है। नंबर 19 पे है कि मनुष्य में रोम नहीं पाए जाते हथेलियों यानी पाम व तलुओं यानी सोल पर,
शिश्नमुंड यानी कि ग्लांस पेनिस पर व चूचक यानी कि निप्पल पर, और भग शिश्न यानी कि क्लाइटोरिस व लेबिया पर, या उपरोक्त सभी। मनुष्य में रोम नहीं पाए जाते उपरोक्त सभी स्थानों पर। और नंबर 20 पे है रोम पुट्टक हेयर फॉलिकल का निर्माण होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम में, स्ट्रेटम स्पाइनोसोम में, स्ट्रेटम माइलपीघी से, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम से। तो रोम पुट्टक यानी कि हेयर फॉलिकल का निर्माण होता है स्ट्रेटम माइलपीघी से। मनुष्य का ताप नियमन केंद्र स्थित होता है सेरिबेलम में, प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम में, मेडियोला ऑब्लोगेटा में, या हाइपोथैलेमस में। तो इसका सही आंसर है कि मनुष्य का ताप नियमन केंद्र स्थित होता है हाइपोथैलेमस में। भय के कारण रोम का खड़ा होना कहलाता है इरेक्शन, होमियोस्टेटिस, क्यूटिस एंसेराइना, या मेटाजिनेसिस। तो भय के कारण रोम का खड़ा होना कहलाता है, सी ऑप्शन इसमें सही है, क्यूटिस एंसेराइना। क्यूटिस एंसेराइना होता है। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भय के समय रोम के खड़ा होने पर शरीर में कौन से हार्मोन की अधिकता होती है? एड्रिनल, इंसुलिन, पीटीएच या एसटीएच। तो इसमें सही आंसर है ए एड्रिनल, यानी कि भय के समय रोम के खड़ा होने पर शरीर में एड्रिनल हार्मोन की अधिकता हो जाती है। अब नंबर नेक्स्ट है एरेक्टर पिलाई पेशियाँ। एरेक्टर पिलाई पेशियाँ यानी मसल्स हैं रेखित व अनैक्षिक पेशियाँ, अरेखित व अनैक्षिक पेशियाँ, अरेखित व ऐक्षिक पेशियाँ, रेखित व ऐक्षिक पेशियाँ। तो एरेक्टर पिलाई पेशियाँ जो हैं वो हैं अरेखित व अनैक्षिक पेशियाँ। सीबेसियस ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं कहाँ कहाँ? हथेलियों व तलुओं पर, शिश्न व भग शिश्न पर, होठ व बाह्य कर्णनाल पर, उपरोक्त सभी पर। सीबेसियस ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं हथेलियों व तलुओं पर, यानी कि पाम व सोल पर सीबेसियस ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम अनुपस्थित होने के बावजूद सीबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं होठ व कर्णनाल पर, शिश्न व भग शिश्न पर, लेबिया मेजोरा पर, उपरोक्त सभी पर। तो इसमें क्या रहेगा कि उपरोक्त सभी पर। और नेक्स्ट है विटामिन डी का संश्लेषण होता है श्वेत ग्रंथि से, सीबेसिस ग्रंथि से, सीरोमिनस ग्रंथि से, वक्षण ग्रंथि से। तो विटामिन डी का संश्लेषण होता है सीबेसियस ग्रंथि पर। मनुष्य में श्वेत ग्रंथियां यानी कि स्वेट ग्लैंड अनुपस्थित होती है होठ व शिशनमुंड पर, हथेली व तलुओं पर, समस्त त्वचा पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य की श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं होठ व शिश्न मुंड पर यानी ग्लांस पेनिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के पसीने में पाया जाता है केवल जल, जल व लवण, केवल लवण, जल, लवण व कुछ मात्रा में यूरिया। तो इसमें है कि मनुष्य के पसीने में पाया जाता है जल, लवण व कुछ मात्रा में यूरिया। त्वचा को हिलाने डुलाने का कार्य करती है एरेक्टर पिली पेशियाँ, कोलेजन तंतु, पेनिक्यूलस कार्नोसस, स्फिंक्टर पेशी। तो ये है एरेक्टर पिली पेशियाँ, पेनिक्यूलस कार्नोसस। तो त्वचा को हिलाने डुलाने का कार्य करती है पेनिक्यूलस कार्नोसस,
क्यूलस कार्नोसस ये त्वचा को हिलाने डुलाने का कार्य करती है। स्वेद ग्रंथियों के कार्य हैं ताप नियमन, उत्सर्जन, ताप नियमन व उत्सर्जन, ताप नियमन व त्वचा को नम रखना। तो स्वेद ग्रंथियों के कार्य हैं ताप नियमन व उत्सर्जन। और 32 पर है कि मनुष्य में सर्वाधिक स्वेद ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? हथेली पर। मनुष्य में सर्वाधिक स्वेद ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? हथेली पर। और 33 पे है ताप नियमन में सहायक हार्मोन्स हैं TSH, STH, MSH या थायरॉक्सिन। तो इसका सही आंसर है कि ताप नियमन में सहायक हार्मोन है थायरॉक्सिन। शरीर का कौन सा अंग हरफन मौला यानी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहलाता है? स्किन, यकृत, किडनी, ब्रेन। स्किन, लीवर, किडनी, ब्रेन। तो इसमें शरीर का कौन सा अंग हरफन मौला कहलाता है? स्किन। त्वचा की कौन सी परतों में रुधिर कोशिकाएं यानी कि ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती? डर्मिस में, एपिडर्मिस में, पेशी स्तर यानी कि मसल लेयर में, एडिपोज परत यानी कि एडिपोज लेयर में। तो इसका सही आंसर है त्वचा की कौन सी परतों में रुधिर कोशिकाएं यानी कि ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती? एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती। स्वेद ग्रंथियों का मुख्य कार्य है अतिरिक्त लवणों का त्याग, जीवाणुओं को नष्ट करना, जल नियमन, शरीर के ताप का नियमन। तो इसमें सही आंसर है कि स्वेद ग्रंथियों का मुख्य कार्य शरीर के ताप का नियमन। ऑप्शन डी सही है। वसा का संग्रहण किस रूप में होता है? लिपोप्रोटीन्स, एडिपोस ऊतक, श्लेष्मा परत, लिम्फ ऊतक। तो वसा का संग्रहण किस रूप में होता है? एडिपोस ऊतक के रूप में। नेक्स्ट है रंजकहीनता में अनुपस्थित होता है मेलेनिन, क्लोरोफिल, केराटिन, हीमोग्लोबिन। तो रंजकहीनता यानी कि एल्बिनिज्म में अनुपस्थित होता है मेलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तन ग्रंथियां रूपांतरण हैं स्वेद ग्रंथि यानी कि स्वेट ग्लैंड का, सिबेसियस ग्रंथि यानी कि सिबेसियस ग्लैंड का, सिरुमिनस ग्रंथि यानी कि सिरुमिनस ग्लैंड का, मिबोमियन ग्रंथि यानी कि मिबोमियन ग्लैंड का। तो इसमें आंसर है कि स्तन ग्रंथियां रूपांतरण हैं स्वेद ग्रंथि यानी कि स्वेट ग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जंतु के दूध में लैक्टोज की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है? तो गाय, भैंस, बकरी या मनुष्य मादा में। तो किस जंतु के दूध में लैक्टोज की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है? मनुष्य मादा में। 41 नंबर पे क्या है कि होठों, मसूड़ों व गालों के बीच घिरा हुआ अगला सकरा भाग कहलाता है वेस्टिब्यूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रगाढ़। होठों, मसूड़ों व गालों के बीच घिरा हुआ अगला सकरा भाग कहलाता है प्रगाढ़ वेस्टिब्यूल। मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी, प्रोत यानी कि स्नोट और जबड़ा यानी जा। तो इसमें राइट आंसर है वेस्टिब्यूल यानी कि प्रगाढ़। होठों, मसूड़ों व गालों के बीच घिरा हुआ अगला सकरा भाग वो वेस्टिब्यूल यानी कि प्रगाढ़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कठोर तालु यानी हार्ड पैलेट निर्मित होता है प्रीमैक्सिला अस्थि से। प्रीमैक्सिला व मैक्सिला अस्थि से, पेलेटाइन या प्रीमैक्सिला व मैक्सिला अस्थि से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर सही है कि पेलेटाइन व प्रीमैक्सिला व मैक्सिला अस्थि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालु वालिया यानी कि पैलेटाइन
र्युगे पाई जाती है कठोर तालु यानी कि हार्ड पैलेट पर, नर्म तालु यानी कि सॉफ्ट पैलेट पर, कठोर व नर्म तालु पर, एपिग्लाटिस पर। तो इसमें आंसर है कि तालु वालिया यानी कि पैलेटाइन रुगे पाई जाती है कठोर तालु यानी कि हार्ड पैलेट पर। नेक्स्ट है मुख गुहा को नासिका वेश्म से जोड़ने का कार्य करती है यूस्टेकियन नलिका, श्वास नलिका, ग्रसिका, नेजोपेलेटाइन। तो मुख गुहिका को नासिका वेश्म से जोड़ने का कार्य करती है नेजोपेलेटाइन। जैकबसन अंग कहाँ पाया जाता है? यूस्टेकी नलिका में, श्वास नलिका यानी कि ट्रकिया में, ग्रसिका यानी ओसोफेगस में, नेजोपेलेटाइन नलिका में। तो इसका राइट आंसर है जैकबसन अंग पाया जाता है नेजोपेलेटाइन नलिका में। और 46 पे है टांसिल्स पाए जाते हैं ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स की पार्श्वभित्ति यानी लेटरल वॉल पर, ग्रसिका यानी ओसोफेगस की पार्श्वभित्ति यानी लेटरल वॉल पर, नासिका वेश्म में या नेजोपेलेटाइन नलिका में। तो राइट आंसर है कि टांसिल्स पाए जाते हैं ए यानी कि ग्रसनी फेरिंग्स की पार्श्वभित्ति यानी कि लेटरल वॉल पर। जीभ को मुख्य गुहा की फर्श से जोड़ने वाला वलन कहलाता है हेयर लिप या वैलम पैलेटाई या एपिग्लोटिस या डी फ्रेनुलम लिंगुई। तो इसका राइट आंसर है कि जीभ को मुख्य गुहा की फर्श से जोड़ने वाला वलन कहलाता है फ्रेनुलम लिंगुई। जीभ पर पाए जाने वाले सबसे छोटे आकार के स्वादांकुर यानी कि टेस्ट पैपिला हैं फिलीफॉर्म अंकुर, कवक रूपी यानी कि फ्यूगीफॉर्म और पर्डिन अंकुर, और डी है सर्कमवेलेट अंकुर। तो इसका राइट आंसर है कि जीभ पर पाए जाने वाले सबसे छोटे आकार के स्वादांकुर यानी कि फिलीफॉर्म अंकुर। 49 पर है जीभ पर पाए जाने वाले सबसे बड़े आकार के स्वादांकुर यानी कि टेस्ट पेपिला हैं फिलीफॉर्म पैपिला। कवक रूपी पैपिला यानी कि फ्यूगीफॉर्म, पर्डिल पैपिला, सर्कमवेलेट पैपिला। तो इसका राइट आंसर है सर्कमवेलेट पैपिला। यानी कि जीभ पर पाए जाने वाले सबसे बड़े आकार के स्वादांकुर यानी कि टेस्ट पैपिला हैं सर्कमवेलेट पैपिला। और 50 नंबर पर है कि जीभ के छोर पार्श्वों पर पाए जाने वाले गोल आकृति के स्वादांकुर हैं फिलीफॉर्म अंकुर, कवक रूपी यानी कि फ्यूजीफॉर्म अंकुर, और सी है पर्डिल अंकुर, डी है सर्कमवेलेट अंकुर। तो इसमें है कि जीभ के छोर पार्श्वों पर पाए जाने वाले गोल आकृति के स्वादांकुर यानी कि टेस्ट पेपिला हैं कवक रूपी यानी कि फ्यूजीफॉर्म अंकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की जीभ में मीठे स्वाद का ज्ञान कराने वाला भाग है अग्र यानी कि इंटीरियर छोर। अग्र इंटीरियर छोर के बाद पार्श्व लेटरल भाग, पश्च पोस्टीरियर भाग। तो राइट आंसर है कि मनुष्य के जीभ में मीठे स्वाद का ज्ञान कराने वाला भाग है अग्र एंटीरियर छोर। और 52 नंबर पर है कि मनुष्य की जीभ का वह कौन सा भाग है जो कड़वे स्वाद यानी कि बिटर टेस्ट से संबंधित होता है। अग्र यानी एंटीरियर छोर, अग्र एंटीरियर छोर के बाद पार्श्व यानी लेटरल छोर के बाद पश्च यानी पोस्टीरियर भाग। तो मनुष्य की जीभ का वो कौन सा भाग है जो कड़वे स्वाद से संबंधित होता है? तो वो होता है पश्च यानी कि पिछला पोस्टीरियर भाग।
और ये था मीठे का अग्र और कड़वे का पश्च। तो 53 नंबर पे है कि मनुष्य की जीभ का वो कौन सा भाग है जो नमकीन स्वाद यानी कि साल्टी टेस्ट से संबंधित है। तो वो है अग्र छोर के बाद यानी कि एंटीरियर, अग्र छोर के बाद वाला जो भाग होता है वो नमकीन यानी कि साल्टी टेस्ट से संबंधित है। मनुष्य की जीभ में कौन से स्वादांकुर यानी कि टेस्ट पैपिला अनुपस्थित होते हैं। वो हैं फिलीफॉर्म पैपिला, पर्लिल पैपिला, सर्कमवेलेट पैपिला या फंजीफॉर्म पैपिला। तो मनुष्य की जीभ में पर्लिल पैपिला स्वादांकुर अनुपस्थित होते हैं। छैनी के आकार के दांत हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर या मोलर। तो छैनी के आकार के दांत जो हैं वो इंसाइजर होते हैं। 56 नंबर पे है कि कुतरने से संबंधित दांत हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर या मोलर। तो कुतरने से संबंधित दांत हैं इंसाइजर। और चीरने व फाड़ने से संबंधित दांत हैं केनाइन। चीरने व फाड़ने से संबंधित हैं केनाइन। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े यानी कि जां में इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर व मोलर दांत क्रमशः होते हैं 4-2, 4-6, 4-4, 2-6 या 6-4, 4-2 या 2-4, 6-6। तो इसमें सही ऑप्शन है ए 4, 2, 4, 6 यानी कि इंसाइजर 4, केनाइन 2, प्रीमोलर 4, मोलर 6। तो ये रहेगा मनुष्य की अकल दाढ़ यानी कि विजडम टीथ प्रथम मोलर, तृतीय मोलर, प्रथम इंसाइजर, तृतीय केनाइन। क्या होता है मनुष्य की अकल दाढ़ यानी कि विजडम टीथ तृतीय मोलर होता है। दांतों का अध्ययन कहलाता है कोनकोलॉजी, आर्निथोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या ओडोंटोलॉजी। तो दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत पाए जाते हैं प्री मैक्सिला पर, मैक्सिला पर, पैलेंटाइन पर, प्री मैक्सिला व मैक्सिला पर। तो ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत पाए जाते हैं प्री मैक्सिला पर। कोलोन का प्रथम भाग कहलाता है सीकम। कोलोन का प्रथम भाग कहलाता है सीकम। इसमें 4 ऑप्शन हैं इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, मलाशय। और इसमें राइट आंसर है सीकम यानी कि कोलोन का प्रथम भाग कहलाता है सीकम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में शिशुओं की दांत सूत्र है। मनुष्य में शिशुओं का दंत्र सूत्र है 2102/2102। बी है 1201/2101। सी है 0021/0021। डी है 2100/2100। तो मनुष्य के शिशुओं का दंत सूत्र है 2102/2102 यानी कि 2102/2102। मनुष्य में अस्थायी यानी कि टेम्परेरी दांतों की संख्या है 32, 20, 12, 24। तो इसमें सही आंसर है 20 यानी 20। मनुष्य में अस्थायी यानी कि टेम्पोररी दांतों की संख्या है 20 यानी 20। कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पर? यकृत लीवर में, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में, सी यानी ब्रेन में, डी यानी पित्ताशय गॉल ब्लैडर में। तो इसमें सही आंसर है यकृत यानी लीवर में। कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? यकृत यानी लीवर में।
66 पे है, सिस्टिक वाहिनी किसकी वाहिनी है? यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, ग्रहणी। तो सिस्टिक वाहिनी किसकी वाहिनी है? पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्टन्स नलिका किस ग्रंथि से संबंधित है? वार्टन्स नलिका यानी वार्टन्स डक्ट किस ग्रंथि से संबंधित है? वार्टन्स नलिका किस ग्रंथि से संबंधित है? लार ग्रंथि से, अग्नाशय से, यकृत से या पित्ताशय से? तो यह है लार ग्रंथि से संबंधित है। वार्टन्स नलिका यानी कि वार्टन्स डक्ट किस ग्रंथि से संबंधित है? तो वार्टन्स डक्ट जो है लार ग्रंथि यानी कि सेलेवरी से संबंधित है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कर्णमूल यानी कि मम्स किन ग्रंथियों के संक्रमण द्वारा होता है? अधोजिह्वा ग्रंथियां यानी कि सबलिंगुअल ग्लैंड, अधोहनु ग्रंथियां यानी कि सब मैक्सिलरी ग्लैंड, अधो नेत्र कोटरीय ग्रंथियां यानी कि इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड या पेरोटिड ग्रंथियां यानी कि पेरोटिड ग्लैंड से। तो राइट आंसर है कि मनुष्य में कर्णमूल यानी कि मम्स किन ग्रंथियों के संक्रमण द्वारा होता है? तो उसका सही आंसर है पेरोटिड ग्रंथियां यानी कि पेरोटिड ग्लैंड। 69 पे है, स्टेनसन नलिका यानी कि स्टेनसन डक्ट किस ग्रंथि से संबंधित है? तो वो है अधोजिह्वा ग्रंथियां, सबलिंगुअल ग्लैंड, अधोहनु ग्रंथियां यानी कि सब मैक्सिलरी ग्लैंड, अधो नेत्र कोटरीय ग्रंथियां यानी कि इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, और डी है पेरोटिड ग्रंथियां यानी कि पेरोटिड ग्लैंड। तो स्टेनसन नलिका यानी कि स्टेनसन डक्ट किस ग्रंथि से संबंधित है? तो वो है पेरोटिड ग्रंथियां यानी कि पेरोटिड ग्लैंड से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्लोटिस निर्मित होता है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज द्वारा, बोन यानी अस्थि द्वारा, संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो इसका सही आंसर है एपिग्लोटिस निर्मित होता है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज द्वारा। यूस्टेकी नलिका ईसोफेगस को मध्य कर्ण से जोड़ती है, ग्रसनी यानी फेरिंग्स को मध्य कर्ण से जोड़ती है, ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स को अंतःकर्ण से जोड़ती है, ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स को नसिका वेश्म से जोड़ती है। तो 71 पे है, यूस्टेकी नलिका ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स को मध्य कर्ण से जोड़ती है। पाचक रस डाइजेस्टिव जूस नहीं पाया जाता है मुख गुहा यानी ओरल कैविटी में, आमाशय यानी कि स्टमक में, आंत्र यानी कि इंटेस्टाइन में, ग्रसिका यानी ऑसोफेगस में। तो इसका सही आंसर है कि पाचक रस डाइजेस्टिव जूस नहीं पाया जाता है ग्रसिका यानी ऑसोफेगस में। आमाशय की स्थिति, आमाशय यानी स्टमक की स्थिति है डायफ्राम के ऊपर बाईं ओर, डायफ्राम के नीचे दाईं ओर, डायफ्राम के ऊपर दाईं ओर, डायफ्राम के नीचे बाईं ओर। तो इसका सही उत्तर है कि आमाशय की स्थिति है डायफ्राम के नीचे बाईं ओर। जठर रस का स्रावण होता है, जठर रस का स्रावण होता है मुख गुहा यानी कि ओरल कैविटी में, ग्रहणी डियोडेनम में, आमाशय यानी स्टमक में, आंत्र यानी इंटेस्टाइन में। तो सही आंसर क्या है कि जठर रस का स्रावण होता है आमाशय यानी स्टोमक में। जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस है मंद अम्लीय, तीव्र अम्लीय, मंद क्षारीय और
तीव्र क्षारीय। तो जठर रस क्या होता है? तीव्र अम्लीय। HCl का स्रावण किस ग्रंथि द्वारा होता है? कार्डियक ग्रंथि द्वारा, इसोफेजियल ग्रंथि द्वारा, पाइलोरिक ग्रंथि द्वारा या फंडिक ग्रंथि द्वारा। तो HCl का स्रावण फंडिक ग्रंथि द्वारा होता है। HCl का स्रावण फंडिक ग्रंथि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन का स्रावण करने वाली कोशिकाएं हैं। पेप्टिक कोशिकाएं, चीफ कोशिकाएं जिसे कहते हैं, पेराइटिल कोशिकाएं, अर्जेंटोफिन कोशिकाएं या कलश कोशिकाएं। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है कि पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन का स्रावण करने वाली कोशिकाएं हैं पेप्टिक कोशिकाएं यानी चीफ कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंत्र यानी कि इंटेस्टाइन की लंबाई है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर। तो राइट आंसर है कि मनुष्य की आंत यानी इंटेस्टाइन की लंबाई 6 मीटर होती है। ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं ग्रेसिका में यानी ऑसोफेगस, ग्रहणी में यानी डियोडेनम में, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेयर्स पेचेज पाए जाते हैं ग्रेसिका यानी ऑसोफेगस में, ग्रहणी यानी डियोडेनम में, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। तो क्या है? पेयर्स पेचेज पाए जाते हैं छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेयर्स पेचेज का कार्य है क्रमानुकुंचन गति, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, मंथन यानी मिक्सिंग, लिम्फोसाइट का निर्माण और मोनोसाइट्स का निर्माण। तो इसका सही आंसर है पेयर्स पेचेज का कार्य है लिम्फोसाइट्स का निर्माण। आंत्र में अवशोषण की क्षमता बढ़ाते हैं वर्तुल पुटक यानी कि वाल्वुलेट, कॉनिवेंट्स, सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविली, रसांकुर यानी कि विली, उपरोक्त सभी। तो आंत्र में अवशोषण की क्षमता बढ़ाते हैं उपरोक्त सभी यानी कि वर्तुल पटक, वेल विलेट, कॉनिवेंट्स, सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविली और रसांकुर यानी विली। और 83 पे है कि मनुष्य की आंत इंटेस्टाइन में रसांकुर यानी कि विली के कारण अवशोषण क्षमता कितनी गुना बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर है 10। मनुष्य के आंत में यानी इंटेस्टाइन में रसांकुर यानी विली के कारण अवशोषण की क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। कोलोन पर पाए जाने वाले अनुलंब यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेंड हैं रगी, टिनी, हास्ट्रा, अपेंडिक्स। तो कोलोन पे पाए जाने वाले अनुलंब यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल बेंड हैं टिनी। कोलोन में पाए जाने वाली थैले के समान रचनाओं को कहते हैं रगी, टिनी, हास्ट्रा, अपेंडिक्स। तो कोलोन में पाए जाने वाले थैले के समान की रचनाओं को कहते हैं हास्ट्रा। दांत का अधिकांश भाग निर्मित होता है डेंटिन से, इनेमल से, कैल्शियम से, पल्प से। दांत का अधिकांश भाग निर्मित होता है डेंटिन से। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। 87 में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आग्नेयाशय यानी कि पेनक्रियास, लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरा ग्लैंड, यकृत यानी लीवर और नेक्स्ट है पाइलोरिक ग्रंथि। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर यानी यकृत। लाइसोजाइम एंजाइम किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड द्वारा, पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर द्वारा, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास द्वारा, यकृत यानी लीवर द्वारा। तो लाइसोजाइम एंजाइम किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? लार ग्रंथि द्वारा, सलाइवरी ग्लैंड द्वारा। नेक्स्ट है यकृत यानी कि लीवर का उद्भव
ओरिजिन होता है एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मीसोडर्म से या कोराडा मीसोडर्म से। तो यकृत यानी कि लीवर का उद्भव ओरिजिन होता है एंडोडर्म से। नेक्स्ट है यकृत यानी कि लीवर की स्थिति है डायफ्राम के ऊपर बाईं ओर, डायफ्राम के ऊपर दाईं ओर, डायफ्राम के नीचे बाईं ओर, डायफ्राम के नीचे दाईं ओर। तो लीवर की स्थिति होती है डायफ्राम के नीचे दाईं ओर। 91 पे है मांसाहारियों में शाकाहारियों की तुलना में यकृत बड़ा होता है। मांसाहारियों में शाकाहारियों की तुलना में लीवर बड़ा होता है क्योंकि उन्हें अधिक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना होता है, उन्हें अधिक वसा का पाचन करना होता है, उन्हें अधिक सेलुलोज का पाचन करना होता है, उन्हें अधिक वसा व सेलुलोज का पाचन करना होता है। तो इसका राइट आंसर है कि उन्हें अधिक वसा का पाचन करना होता है। यकृत की कुप्फुर कोशिकाओं का कार्य है जीवाणु का भक्षण, आरबीसी का भक्षण, जीवाणु व मृत आरबीसी का भक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यकृत की कुप्फुर कोशिकाओं का कार्य है जीवाणु व मृत आरबीसी का भक्षण। और 93 पे है यूरिया का निर्माण होता है यानी यकृत लीवर में, वृक्क यानी किडनी में, त्वचा में, यकृत व वृक्क में। तो 93 पे है कि यूरिया का निर्माण होता है लीवर में। प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है प्लाज्मा में, यकृत में, त्वचा में, सीरम में। तो प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है यकृत में। यकृत द्वारा स्रावित रक्त प्रतिस्कंदन यानी कि एंटीकोगुलेंट है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, हिपेरिन या उपरोक्त सभी। तो यकृत द्वारा स्रावित रक्त प्रतिस्कंदन यानी कि एंटीकोगुलेंट है हिपेरिन। पित्त यानी कि बाइल की अनुपस्थिति में कौन से विटामिन का अवशोषण प्रभावित होगा? विटामिन B1 व B12, विटामिन B12 व विटामिन C, विटामिन A, D, E, K। उपरोक्त में से कोई नहीं। पित्त यानी कि बाइल की अनुपस्थिति में कौन से विटामिन का अवशोषण प्रभावित होगा? विटामिन A, D, E, K। 97 पे है इंसुलिन स्रावी कोशिकाएं हैं बीटा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं या उपरोक्त सभी। तो इंसुलिन स्रावी कोशिकाएं हैं बीटा कोशिकाएं। 98 पे है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार यानी कि सलाइवा में, आग्नेयाशयी यानी कि पैनक्रियाटिक जूस में, जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस में, आंत्रीय रस यानी इंटेस्टाइनल जूस में। तो इसका राइट आंसर है कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार यानी कि सलाइवा में। और सलाइवा यानी कि लार है अम्लीय, क्षारीय, हल्का अम्लीय, हल्का क्षारीय। तो इसमें है कि लार जो सलाइवा है वो हल्का क्षारीय है। निम्न में से किस रस में पाचक यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते? पित्त में यानी बाइल में। निम्न में से किस रस में पाचक यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते? पित्त यानी बाइल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें।